चैप्टर 17 रीबॉर्न इन विलनस बॉडी। हाय हेलो नमस्ते। अब तक हमने देखा कि नील जो 2-3 महीने बाद ट्रिप से अपने घर आया था, उसने अपने सामने आरवी को देखा, जिसे देखकर उसे अपनी 2 मुलाकात याद आ गई जो दिल्ली में हुई थी। उसे बहुत गुस्सा आता है आरवी पर और वो गुस्से में उसे चोरनी कहते हुए उसकी ओर बढ़ने लगता है, पर अरिताज जी उसे रोक लेते हैं। वो अपने पापा को देखने लगता है। वो आरवी को देखता है बाद में, पर आरवी का ध्यान तो उस पर था ही नहीं, उसका ध्यान तो अपने गुलाब जामुन पर था, जिसे देख वो आसपास क्या हो रहा है सब भूल जाती है। वही नील ये सब देख और ज्यादा गुस्सा होता है। वो आरवी की तरफ चोरनी कह के बढ़ने लगाता है। अपने लिए बार बार चोरनी सुन आरवी को भी गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में नील को एक वास फेंक कर मारती है, पर वो वास नील के कान के पास से निकलकर जमीन पर गिर चकनाचूर हो जाता है। ये देख सब डर जाते हैं। उसके बाद अरहान के कहने पर नील अपनी पहली मुलाकात आरवी से जब हुई थी वो बताता है, जिसे सुन सब हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। वही आरवी को भी नहीं पता था कि उसके जाने के बाद ये सब हुआ था। वो भी हंसने लगती है। उसके बाद निकेश उसे आगे सुनाने को कहता है तो वो बताता है कि वो 1 हफ्ते बाद शाम को अक्षरधाम के मंदिर गया था। वहाँ एक ही स्वीट शॉप थी और 2 आखिरी डब्बे बचे थे गुलाब जामुन के। तो आरवी उसके पास आई और वो मांगने लगी। ऊपर से झूठ भी बोला कि वो उस दिन दिल्ली स्टेशन पर गई ही नहीं थी। उसकी बात मान नील उसे 1 डिब्बा देने को तैयार हो जाता है। अब आगे आरवी की मासूम शक्ल देखकर नील को यकीन हो जाता है कि ये वो लड़की नहीं है जिसे वो स्टेशन पर मिला था। वो आरवी की मासूम शक्ल में खो गया था। आरवी ने उसे एक बार फिर होश में लाई। वो उसे हिलाते हुए बोली, क्या हुआ आपको? नील ने ना में सिर हिलाया तो आरवी बोली, तो क्या आप मुझे देंगे? नील मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाकर इसके हाथ में डिब्बा रखने ही जाता है कि तभी पीछे से आरवी को किसी ने आवाज दी, अरे आरवी बेटा, तुम यहाँ। आरवी ने ये आवाज सुनी और पीछे मुड़कर देखा तो पीछे एक बुजुर्ग कपल खड़े थे। आरवी उन्हें देख पहचान गई। वो बोली, अरे दादू दादी, आप यहाँ। दरअसल ये ओल्ड कपल अरहान के असिस्टेंट्स के दादा दादी है। आरवी उन्हें बड़ा भाई मानती है और उस दिन वो अरहान के साथ एक मीटिंग में जाने वाला था, इसलिए आरवी उसके दादा दादी को लेने गई थी, क्योंकि वो उन्हें ड्राइवर के भरोसे नहीं रखना चाहता था। दादू और दादी आरवी के पास जाते हैं। दादी बोली, अरे बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आरवी बोली, मंदिर आई थी दादू, यहाँ के रात के नज़ारे बहुत खूबसूरत होते हैं। वैसे आप यहाँ? दादू बोले, वो हम लोग भी यही देखने आए थे, तुम्हें दुकान के अंदर देखा तो आ गए। दादी बोली, वैसे तुम उस दिन स्टेशन से हमें घर ले आई और उसके बाद गायब हो गई। 1 हफ्ता हो गया तुम्हें आज आऊंगी कल आऊंगी कहते हुए। कब आने का इरादा है तुम्हारा हम्मा? वही दादी के मुंह से यह सुन के 1 हफ्ते पहले स्टेशन लेने आई थी आरवी तो नील की आंखें बड़ी हो जाती है। वही आरवी की शक्ल रोने जैसी हो जाती है। दादी उसकी शक्ल देख बोली, क्या हुआ बेटा, कुछ बात है क्या, कोई परेशानी ही? तभी नील बोला, अरे नहीं दादी, इन्हें कैसे प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉब्लम तो सबको इनसे होती है। दादी उसे देख कंफ्यूजन में बोली, बेटा आप कौन है? नील बोला, मैं आपकी आरवी का दोस्त हूँ, है ना आरवी? उसने एक नकली मुस्कान के साथ आरवी को देख दांत पिसते हुए कहा तो आरवी भी एक नकली मुस्कान के साथ बोली, हाँ दोस्त दोस्त है, बहुत अच्छा। फिर अपने मन में बोली, क्या दादू दादी आपको भी अभी ही आना था? अच्छा खासा ये मुझे गुलाब जामुन देने वाला था। आ मेरे गुलाब जामुन अब ये कमीना चुन चुन के बदले लेगा, क्या करूं? आरवी की नज़र नील के हाथ में रखे डब्बे पर ही थी। उसका मन बार बार ललचा रहा। यहाँ ये नील साफ साफ देख सकता था। उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। ये साफ था कि वो आरवी से उस दिन का बदला जरूर लेगा, पर उस बेचारे को क्या पता है कि आरवी किस मुसीबत का नाम है और उसने किस मुसीबत को गले लगा लिया है। वही आरवी तो बस गुलाब जामुन को ही देखे जा रही थी। तभी दादू और दादी को कोई पुकारता है तो वो लोग आरवी को घर आने का बोल चले जाते हैं। उनके जाने के बाद नील गुस्से से बोला,
मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि वो तुम ही हो जो उस दिन स्टेशन पर मिली थी। आरवी अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, तो क्यों नहीं समझा हम? नील बोला, मुझे पता था कि तुम झूठी नंबर 1 हो पर बेशर्मी में भी नंबर 1 पर आती हो ये नहीं पता था। आरवी ने एक नकली मुस्कान के साथ कहा, मुझे लगा था तुम नासमझ हो पर तुम तो बेवकूफ भी हो। आरवी की बात सुन नील गुस्से में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ कहने की? आरवी हंसते हुए बोली, तुम्हें तो कोई भी भोली शकल बनाकर बेवकूफ बना जाए जैसे मैंने अभी बनाया। तुम ना एक नंबर के बुद्धू हो, मतलब सच में तुमने मान लिया कि मेरा कोई जुड़वा या हमशक्ल वहां पर होगा। नील ने उसकी बात सुन अपना जबड़ा कस लिया। तभी उसकी नजर गुलाब जामुन पर पड़ी। वो एक डेविल मुस्कान के साथ बोला, ओह तो मैं बेवकूफ हूँ है ना? आरवी हंसते हुए बोली, हा। हाँ तुम हो, इसमें कोई शक नहीं है। नील बोला, फिर ठीक है, मेरे जैसे बेवकूफ के गुलाब जामुन तुम जैसी स्मार्ट और समझदार लड़की थोड़ी ना खाएगी, तो ये मैं रख लेता हूँ। नील ने गुलाब जानू पर कुछ ज्यादा ही जोर दे दिया। वही गुलाब जामुन का नाम आते ही आरवी की हंसी रुक जाती है। नील को अब तक पता चल गया था कि आरवी गुलाब जामुन की दीवानी है और उसके लिए कुछ भी कर सकती है, इसलिए अब वो उसे इस्तेमाल कर रहा है। वैसे ये सच भी था। आरवी ने मासूम शक्ल बनाकर नील की ओर देख कहा, देखो तुम ये मुझे देने वाले थे, अब तुम मुकर नहीं सकते इससे। नील एक डेविल मुस्कान के साथ बोला, ये मेरे हैं, मैंने पे किया, इसका तो मलिकाना हक है मेरा, इस पर तुम क्लेम कर सकती हो। आरवी एक मासूम सी शक्ल बनाकर बोली, देखो दे दो ना। नील बोली, देखो तो कितनी भोली सूरत है तुम्हारी, इसी सूरत के झांसे में सब आ जाते हैं, अंदर से तो पूरी मक्कारी भरी है। आरवी उसे घूरते हुए बोली, देखो ये ज्यादा हो रहा है। नील बोला, तुम्हें सच में ये चाहिए? आरवी बोली, हाँ मुझे चाहिए। नील डिब्बे को उछालते हुए बोला, तो ठीक है, एक काम करते हैं। आरवी बोली, क्या? नील बोला, बस एक काम, तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। आरवी बोली, कैसी शर्त? मैं कोई शर्त वर्त नहीं मानने वाली, ठीक है तुम्हें जो करना है कर लो। नील गुलाब जामुन के डिब्बे को वापस अपने बैग में डालते हुए बोला, ठीक, फिर ये अब तुम्हें नहीं मिलेगा, ये अब मेरा। आरवी बोली, तुम ऐसा नहीं कर सकते। नील बोला, मैं कर सकता हूँ, अब बोलो हाँ या ना। आरवी मन मार कर बोली, बोलो क्या शर्त है तुम्हारी? वो अपने दांत पीस लेती है। उसका चेहरा देख नील को बहुत हंसी आ रही थी, पर उसने उसे रोके रखा था क्योंकि उसे अभी आरवी से बदला लेना था, क्योंकि अगर आरवी एक बार हाथ से निकल गई तो पता नहीं कब हाथ लगेगी। नील बोला, तुम्हें मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। आरवी अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोली, किस खुशी में? नील बोला, जो तुमने स्टेशन पर मेरे साथ किया था उस खुशी में। आरवी बोली, वो तुम्हारी गलती थी, यू बीच रास्ते खड़े होकर तुम हीरो जैसे पोज कर रहे थे, तो कोई भी ऐसा ही करता, और हाथ तुमने पकड़ा था, मैंने नहीं। उसकी बात सुन नील बोला, तुम्हारी वजह से जिंदगी में पहली बार मुझे जेल जाना पड़ा, सिर्फ तुम्हारी वजह से। आरवी बोली, हाँ तो तुम्हें हाथ नहीं पकड़ना चाहिए था। नील बोला, तुम सीधी तरीके से माफी मांगती हो या नहीं? चैप्टर 18 रीबॉर्न इन विलनस बॉडी। हाय हेलो नमस्ते। अब तक हमने देखा कि नील और आरवी दिल्ली में पहली बार स्टेशन पर मिलते हैं, उसके बाद सीधे एक हफ्ते बाद वो लोग शाम को अक्षरधाम मंदिर में मिलते हैं, वो भी एक स्वीट शॉप पर जहां दोनों ही गुलाब जामुन लेने आए थे। पर आरवी से पहले नील वहां पहुंच गया था और उसने आखिरी के 2 डिब्बे ले लिए थे। वही आरवी उससे उनमें से एक डिब्बा मांगती है तो नील उसे देखते ही पहचान जाता है कि ये वही लड़की है जो उसे स्टेशन पर मिली थी और जिसकी वजह से उसे जेल तक जाना पड़ा था। अगर उसका भाई टाइम पर नहीं आता तो पता नहीं वो पुलिस वाला कब तक उसे मारता। वही आरवी भी उसे पहचान गई थी, पर उसने ऐसा बिहेव किया कि वो उसे नहीं जानती। नील भी उसकी बात मान जाता है क्योंकि आरवी की एक्टिंग ही ऐसी थी कि अच्छे अच्छों का पानी निकाल दे।
वो आरवी को डिब्बा देने ही वाला था कि तभी एक बुजुर्ग कपल वहां आ जाते हैं। उनसे नील को पता चल जाता है कि आरवी ही वो लड़की है जिससे वो रेलवे स्टेशन पर मिला था। इस बात पर उन दोनों का झगड़ा होता है। नील ने कहा कि अगर वो उससे माफी मांग ले तो वो गुलाब जामुन उसे दे सकता है, पर आरवी झुकने को तैयार नहीं थी। नील को पता चल गया था कि गुलाब जामुन आरवी की कमजोरी है, इसलिए वो उसे लालच दे रहा था। अब आगे नील बोला, अगर तुम मुझसे माफी मांग लो तो मैं ये तुम्हें दे दूंगा। आरवी ने जब उसकी बात सुनी तो उसे गुस्सा आ गया। वो बोली, माफी वो भी तुमसे बिल्कुल भी नहीं। नील बोला, ठीक है फिर भूल जाओ इसे। आरवी ने अपना मन महसूस लिया पर वो अभी भी माफी मांगने के लिए तैयार नहीं थी। नील एक डेविल स्माइल के साथ बोला, जब तुम माफी मांगने के लिए तैयार नहीं हो तो मैं भी इसे देने के लिए तैयार नहीं हूँ। आरवी उसे बस घूरती रही। वही नील उसके आंखों के सामने से बाहर निकल गया। वही आरवी का मुंह बन गया। वो उसके पीछे चिढ़ते हुए पैर पटक कर बाहर निकल गई। उसके दोस्त सामने ही खड़े थे। आरवी को खाली हाथ बाहर निकलते देख उन्हें अजीब लगा, क्योंकि जब भी आरवी स्वीट शॉप पर जाती तो कम से कम एक डिब्बा तो वो गुलाब जामुन का खरीदती। वो नील और आरवी रोड क्रॉस कर सामने की ओर चले गए। नील आगे था, वही आरवी भागकर अपने दोस्तों के पास चली गई। सिया उस देख बोली, क्या बात है, आज तो मिठाई की दुकान से खाली हाथ निकली। क्या बात है, इतना सुधार किस खुशी में? आरवी जो पहले से ही चिढ़ी बैठी थी वो सिया की बात सुन गुस्से में बोली, ये सब उस लड़के की वजह से हुआ है। सब उसकी गलती है। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में वो लड़का स्टेशन पर मुझसे टकराया था। उसकी बात किसी को भी समझ में नहीं आ रही थी। अनय उसे रोकते हुए बोला, एक मिनट अनु, किसकी बात कर रही है? तो कौन सा लड़का, कब मिली, कहाँ मिली? उसने एक साथ सारे सवाल कर दिए आरवी से, जिससे आरवी और ज्यादा चिढ़ गई। वो झुंझलाते हुए बोली, यार कितने सवाल करते हो तुम? उसकी बात पर अनय बोला, हाँ तो तू कांड ही ऐसे करती है कि हमारी आत्मा तक शरीर छोड़कर वापस आ जाती है। आरवी अभी कुछ उससे कहती कि तभी मयंक बोला, शांत हो जाओ पहले। फिर वो आरवी की तरफ मुड़ बोला, पहले तो मुझे ये बता कि कौन था वो लड़का? मयंक के इस सवाल पर आरवी अपना चेहरा रोने जैसा कर बच्चों जैसे नील को दिखाकर उसकी शिकायत कर रही थी। नील उनके आगे ही थोड़ी दूरी पर जा रहा था, इसलिए मयंक को उसका चेहरा नहीं दिखा। आरवी की नज़र तो अभी भी नील के हाथ में पकड़े बैग पर थी, जिसमें 2 गुलाब जामुन के डिब्बे थे। वो उसे घूरती ही रहती है। तभी उसकी आंखें चमक उठी। ये बात ऋषित ने नोटिस कर ली। वो बोला, क्या शैतानी चल रही है तेरे दिमाग में? आरवी ने नील से अपनी आंखें नहीं हटाई। वो बोली, अपनी अपनी बाइक ले आओ। आरवी का मतलब सबको समझ आ गया। मयंक उसे समझाते हुए बोला, देख ये गलत है, ठीक है ना? उसने नहीं दिया, हम कहीं और से ले लेंगे। शहर से थोड़ी ना सारे गुलाब जामुन गायब हो गए होंगे। आरवी जिद्दी बच्चे की तरह बोली, नहीं पर मुझे यही वाले चाहिए बस, मुझे किसी और के नहीं, उसी के चाहिए बस। मयंक बोला, अनु तू अब ये गलत जिद पकड़ रही है। देख ऐसे किसी का सामान चुराना गलत है। आरवी बोली, तो हम कौन सा रोज रोज चुराते हैं, और हम किसी का नहीं, उस अकड़ से भरे लड़के का चुरा रहे हैं। और उस लड़के ने मुझे कितना सुनाया, आज तो मैं ये लेकर ही रहूंगी, बस बात खत्म। मयंक को पता चल गया कि वो अब नहीं मानने वाली, इसलिए लड़के चारों अपनी बाइक्स ले आए। आरवी मयंक के पीछे बैठ गई। वो मयंक के कंधे पर हाथ रख बोली, तुझे पता है ना क्या करना है? मयंक हाँ में सिर हिलता है तो आरवी के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वो बोली, अब मैं देखती हूँ तुम मुझे कैसे गुलाब जामुन नहीं देते। बहुत अकड़ है ना तुम में, पर तुमने अभी मुझे जाना ही कहा है मिस्टर अकड़ू। मयंक ने बाइक स्टार्ट कर दी। जैसे वो लोग नील के पास पहुंचे वैसे ही मयंक ने बाइक को थोड़ा धीमा किया। वहीं नील अपने फोन में बिजी था। आरवी ने मौका पाते ही उसके हाथ से गुलाब जामुन वाला बैग छीन लिया। वहीं नील तो एकदम से ये सब देख शॉकेड हो गया। उसे प्रोसेस करने में समय लगा कि उसके साथ हुआ क्या।
और जब उसे समझ आया तब तक उसके हाथ से बैग आरवी के हाथ में जा चुका था। उसने आरवी की तरफ देखा जो बाइक पर बैठी हुई उसे गुलाब जामुन का बैग दिखाकर चिढ़ा रही थी। वही नील उसके पीछे भागा पर तब तक मयंक की बाइक हवा की स्पीड से गायब हो गई और नील हाथ मलते देखता रह गया। वो गुस्से में अपनी मुट्ठी को कसते हुए बोला, "यू चोरनी कही कि तुम मिलो मुझे, मैं दिखाता हूँ नील ओबेरॉय किसका नाम है।" उसके चिल्लाने पर सब उसे ऐसे देखने लगे मानो वो कोई पागल हो। सबकी नज़र खुद पर देख नील गुस्सा हो गया और चीखते हुए बोला, "क्या है, काम करो ना, दिन दहाड़े यहाँ चोरी हो गई और यहाँ आप लोग मेरा मुंह टाक रहे हो।" नील के पीछे चल रहे एक आदमी ने उसकी बात सुनी और उसके पास जाके बोला, "अरे भाई साहब सुनिए।" नील ने पीछे मुड़ कहा, "बोलो अब तुम्हें क्या है?" वो आदमी बोला, "आपको किस तरफ से ये दिन दिख रहा है?" नील को उसकी बात समझ नहीं आई तो वो अपनी भौहें सिकुड़ कर बोला, "क्या मतलब है आपका?" वो आदमी बोला, "अरे अभी आपने कहा ना दिन दहाड़े चोरी हो गई तो बता रहा हूँ ये दिन नहीं रात है।" नील पहले ही गुस्से में उबल रहा था और इस आदमी की बिना सिर पैर की बातें उसे और उकसा रही थी। वो अपने दांत पिसते हुए बोला, "अरे भाई साहब।" फिर अचानक शांत होते हुए बोला, "छोड़ो जाने दो, मुझे कुछ कहना ही नहीं है।" वो आदमी बोला, "वैसे क्या चोरी हुआ है?" नील मुंह बनाकर बोला, "गुलाब जामुन।" वो आदमी हैरानी से अपने मुंह पर हाथ रख बोला, "राम राम राम राम, कैसा कलयुग आ गया है, अब चोर मिठाइयाँ भी चुराने लगे।" नील परेशान होते हुए बोला, "अरे भाई साहब आप जाओ ना, क्यों मेरा दिमाग खा रहे हो?" वो आदमी चिढ़ते हुए मुंह बनाकर बोला, "भलाई का तो जमाना ही नहीं है, बताओ यहाँ हम मदद करने आए और ये हम पर ही चिल्ला रहे हैं, भगवान क्या होगा आजकल के लोगों का।" नील बोला, "अरे जाओ ना आप, रुको आप मत जाओ, मैं ही चला जाता हूँ।" ये बोल वो अपना पैर पटक कर चला जाता है। वो आदमी उसकी तरफ देखते हुए बोला, "अजीब पागल इंसान है।" फिर अपने कंधे उचका कर बोला, "खैर मुझे क्या।" ये बोल वो वापस से मस्त मगन होकर चला जाता है। वहीं दूसरी ओर आरवी ने कुछ दूरी पर बाइक रुकवाई और गुलाब जामुन खाने लगी। मयंक बोला, "अब खुश कर ली अपने मन की।" आरवी एक गुलाब जामुन आप में मुंह में रख जोर जोर से हिलाने लगी। सिया ने भी दूसरा डिब्बा खोल खाते हुए बोली, "वैसे गुलाब जामुन मस्त है।" सब वही खड़े रहकर गुलाब जामुन खाने लगे। वही आरवी अपने मन में सोचने लगी, "मिस्टर अकड़ू अब तुम मुझे कभी मिलना मत, अगर मिल गए ना तो ऐसा हाल करूंगी ना मैं तुम्हारा, याद रखोगे तुम मेरा नाम।" वो लोग वापस से हॉस्टल की ओर निकल गए। वही नील भी घर चला गया। फ्लैशबैक एंड। यहाँ सब ध्यान से नील की बात सुन रहे थे। बीच में किसी ने बोलने की कोशिश नहीं की। जब उसकी बात खत्म हुई तो सब एक ठहाके के साथ हंस पड़े। सबको हंसता देखकर नील एक बार फिर चिढ़ जाता है। वो बोला, "आप लोगों को हंसी किस बात की आ रही है हम्मा?" वो आरवी की तरफ देखता है जो हंस रही थी। वो अपने दांत पिसते हुए बोला, "तुम हंस क्यों रही हो? ये सब ना तुम्हारी वजह से हुआ है।" आरवी मुश्किल से अपनी हंसी रोकते हुए बोली, मुझे इस बात की हंसी आ रही है कि हा 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 हा।" आरवी बोलने की कोशिश कर रही थी पर उसकी हंसी ही नहीं रुक रही थी। नील बोला, "पहले बोल लो या हंस लो, ये क्या साथ में बोल रही हो?" आरवी फिर से अपनी हंसी रोकने की नाकाम कोशिश करते हुए बोली, "मुझे इस बात की हंसी आ रही है कि एक बिजनेसमैन का बेटा और पोता इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। हा 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 हा।" अरिता जी उसके पास बैठते हुए बोले, "है ना, तुम्हें भी यही लगता है ना?" आरवी भी हंसते हुए बोले, "आपको भी यही लगता है ना अंकल?" अरिताज जी बोले, "हाँ, मैं कहता हूँ सबसे, ये मेरा बेटा नहीं है, कचरे के डिब्बे से उठा कर लाया है, पर कोई मानता ही नहीं।" उनके ऐसा कहने से आरवी जोर से हंसने लगती है। वही बाकी सब अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे या फिर शायद मुंह छुपाकर हंस रहे थे। नील बच्चों की तरफ पैर पटक कर अपनी मम्मा यानी सावी जी से शिकायत करते हुए बोला, "देखो मम्मा, आपके पति क्या कह रहा है। ये मुझे कचरे के डिब्बे से उठा कर लाए हैं।"
सावी जी अपने बच्चे का रूठा चेहरा देख अरिताज जी को पीछे से पीठ पर एक जोर से मुट्ठी बंद कर पंच मारती है। अरिताज जी पीठ सहलाते हुए आरवी से बोले, देखा बेटा, इन सबका अत्याचार इसलिए मुझे चुप रहना पड़ता है। आरवी उनकी बात सुन हंसते हंसते पेट पकड़ लेती है। वहीं नील का मुंह और छोटा हो जाता है। विक्रम जी ये देख बोले, बस अब बहुत हुआ, बंद भी करो उसे चिढ़ाना। अरे बस अब बहुत हुआ। उनकी आवाज सुनते ही सब चुप हो गए। वही आरवी की भी हंसी गायब हो गई और वो इधर उधर नजरें घूमने लगी। ये बात विक्रम जी ने नोटिस की, साथ में नील और बाकी सबने भी। ये देख माहौल को अलग दिशा में जाता देख अरिताज जी मुंह बनाकर बोले, तुम मेरे दोस्त हो या इसके हमेशा उसकी साइड लेते हो, कभी तो मेरी ले लिया करो। विक्रम जी बोले, अरे दोस्त तो मैं तेरा ही हूँ, पर वो भी तो मेरे बेटे जैसा है। और बच्चा अभी अभी घर आया और तुम सब ने उसे ना खाने को पूछा ना पानी। सावी जी अपने माथे पर हाथ रख बोली, हाँ मेरा बच्चा कब से भूखा है, रुक तो मैं लेकर आती हूँ खाना। रागिनी जी बोली, रुको सावी, मैं भी चलती हूँ। ये बोल वो भी चली गई उनके पीछे। जानकी जी नील से बोली, चल फ्रेश हो जा, तेरा कमरा तुझे बुला रहा है, चल मैं तेरा सामान पैक करती हूँ। करिश्मा जी भी उनके पीछे चली गई। निकेश और अरहान उसका सामान ऊपर ले गए। दोनों दादी बोली, अरे वो लड्डू भी निकला, लेना उसके फेवरेट वाले। दोनों के साथ में बोलने पर दोनों पहले एक दूसरे को देखती है और फिर हंसने लगती है। वो दोनों भी किचन की ओर चली जाती है। तभी प्रीत दादी बोली, अरे मेरे बच्चे को नजर भी लगी होगी न, ऑटो उसकी नजर उतार दूंगी। वहीं सारे बच्चे नील के कमरे में चले जाते हैं। अब हॉल में सिर्फ दो दादू, विक्रम जी, राम जी, केशव जी, अरिताज जी और आरवी के दोस्त ही बचे थे। वहीं आरवी अचानक एकदम से माहौल को चेंज होता देखकर हैरानी से सब कुछ देख रही थी। अरिताज जी उसे ऐसे देख बोले, अरे बेटा ये तो कुछ भी नहीं, अभी तुमने असली माहौल तो देखा ही नहीं है, ये बस थोड़ा सा नमूना था। आरवी मुंह बनाकर बोली, इतना क्रेज है क्या इस अकड़ू का। नील के लिए अकड़ू सुनकर अरिताज जी को हंसी आ जाती, पर विक्रम जी उन्हें घूर कर देखते हैं तो वो चुप हो जाते हैं। वही आरवी मन में सोचती है, ये क्या, ऐसा भी क्या खास है इस अकड़ू में कि सबका लाडला है यहाँ। अरिताज जी बोली, सिर्फ मेरी माँ ही नहीं, बड़ी माँ यानी तुम्हारी दादी, कश्मीरा भाभी, रागिनी भाभी, सारे यंगस्टार्स सब में क्रेज है। आरवी बोली, ऐसा क्या, सब मतलब सब। आरू भाई भी। अरिताज जी बोले, अरे वो तो नील को इतना प्रोटेक्ट करके रखता है मानो उसका भाई नहीं उसी का बेटा हो। अभी वो लोग बातें कर रहे थे कि तभी जो गया था वो सब आ गए, नील को खाना परोसने लगे। वही आरवी तो अपनी माँ, भाई बहन, अपने परिवार को देखने लगती है जो नील के आने से बहुत खुश थे और उसका अच्छे से वेलकम कर रहे थे। आरवी को ये सब देख वो दिन याद आ गया जब वो घर आई थी, तब शायद कोई खुश नहीं था, इसलिए शायद घर पर भी कोई नहीं था। उसने अभी देखा कि कैसे सब खुश हो गए थे। आरवी अगर पहले वाली होती तो वो इस बात पर भी झगड़ा करती और उसे जलन होती, पर अभी वाली आरवी बिल्कुल अलग थी। उसे थोड़ी जलन तो हुई, पर उसने अपने मन को ये कहकर मना लिया कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब ये लोग भी उसके बिना नहीं रह पाएंगे। मयंक ने उसका चेहरा देख पता लगा लिया कि उसे बुरा लग रहा है। वो उसका मन डाइवर्ट करने के लिए बोला, अच्छा अनु घर चलेगी क्या, दादी ने तेरे लिए उनके स्पेशल लड्डू बनाए हैं। आरवी उसकी ओर देख बोली, पर अभी। मयंक बोला, हाँ अभी कोई प्रॉब्लम है क्या। आरवी बोली, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल आज रात तेरे घर रुक जाएंगे, ठीक ये क्या बोलते हो। उसने अपने दोस्तों की ओर देख पूछा तो उन लोगों ने हाँ जल्दी जल्दी हाँ में सिर हिला दिया। आरवी फट से खड़ी हो गई और अरहान को आवाज देकर बोली, भैया मैं मयंक के घर जा रही हूँ, ठीक है सुबह आऊंगी। वो बिना किसी की सुने अपने दोस्तों को लेकर बाहर की ओर निकलने लगी। तभी रागिनी जी बोली, पर इतनी रातन को। वो अभी बोल ही रही थी कि आरवी दरवाजे से बाहर निकल गई। उसने रागिनी जी की आवाज सुनकर भी अनसुना कर दिया, शायद अभी उसे वक्त लगे। रागिनी जी की आंखें नम हो गई ये देख।
सबको बुरा लगा था ये देख, पर अभी कोई कुछ नहीं बोला। वही विक्रम जी भी दरवाजे की ओर देख रहे थे। वो वही बैठे थे, पर आरवी ने उनसे एक बार नहीं कहा कि वो लोग जा रहे हैं, बल्कि अरहान को आवाज देकर बताया कि वो बाहर जा रही है। उन्हें भी बुरा लगा, पर ये उन्हीं की करनी का नतीजा है। अरिताज जी भी अपने दोस्त को उदास होते देख लिया था। वो धीरे से बोले, सब ठीक हो जाएगा, वो धीरे धीरे सबको अपना रही है। विक्रम जी बोले, इसी बात की तो खुशी है कि वो धीरे धीरे ही सही सबको अपना रही है, शायद हमारा नंबर भी जल्दी आ जाए। अरिताज जी उनकी बात सुन मुस्कुराते हुए बोले, ये की ना मेरे दोस्त वाली बात। इस बात पर दिनों ही हंस पड़े। सबके दिल में एक होप थी कि अब सब ठीक होगा, पर क्या ये होगा और कब होगा, किसी को कुछ नहीं पता था। आगे क्या होगा इस कहानी में जानेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय।